हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से यहाँ पे हम नर्सिंग से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को लेके एक बार फिर से यहाँ पे आए हैं। जो नर्सिंग से संबंधित विभिन्न एग्ज़ाम एएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम में भी आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर है द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, सबसे लंबी और सबसे छोटी बोन इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर में। पहला है टीबिया एंड क्लेविकल, दूसरा है रेडियस एंड फ्लैंजेस, तीसरा है फीमर एंड स्टेप्स और चौथा है ह्यूमरस एंड पटेला। तो देखिए, फीमर एंड स्टेप्स जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन जो है वो फीमर यानी जांग की हड्डी और स्टेपीज हड्डी जो है कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कान में पाई जाती है, जांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी फीमर बोन कहलाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है, फीमर एंड स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, स्मेल ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यूरिन की स्मेल इनमें से किस कारण से आती है? पहला अमोनिया, दूसरा क्रेटिनिन, तीसरा यूरिया और चौथा एल्बुमिन। तो देखिए, स्मेल ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यूरिन में स्मेल इनमें से अमोनिया के कारण आती है। पहला ऑप्शन जो है अमोनिया इज़ द राइट आंसर, हमारा अमोनिया आंसर सही हो जाता है। तो अमोनिया इज़ द राइट आंसर, इसी के कारण यूरिन में हमारी सबसे ज़्यादा स्मेल आती है। फर्स्ट ऑप्शन अमोनिया इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विच बॉडी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज मेंटेनिंग द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है थैलेमस और चौथा है हाइपोथैलेमस। तो देखिए, इनमें से कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो बैलेंस ऑन एंड इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है। तो जो है बैलेंस को संभालता है, साथ ही इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य अवस्था को मेंटेन करता है। तो ये सेरिबेलम वाला पार्ट है जो ब्रेन के सबसे पिछले हिस्से में पाया जाता है। तो सेरिबेलम बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सेरिबेलम इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन, सेरिबेलम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड। एनर्जी स्टोर्ड होती है इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के कारण, और उसके कन्फिग्रेशन जिस स्टाइल में वो रखी रहती है उसके कारण, इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? पहला काइनेटिक, दूसरा थर्मल, तीसरा पोटेंशियल और चौथा ग्रेविटेशनल। तो देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही इसमें इसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो पोजीशन के कारण और उसके कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल के कारण ही किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ऑप्शन सी जो है पोटेंशियल एनर्जी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन बिगिन इन विच ऑफ द ईयर। आपको बताना है कि नेशनल राष्ट्रीय डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, किस ईयर में। हैज़ बीन बिगिन इन विच ऑफ द ईयर। तो नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन बिगिन इन विच ऑफ द ईयर। तो देखिए, ये 1987 में प्रारंभ किया गया था और हमारे साथ ही चार ऑप्शन भी हैं, ए 1982, बी 1983, सी 1987 और डी 1989। तो इनमें से सी ऑप्शन जो है 1987 बिल्कुल सही हो जाता है। तो नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम जो है हमारा 1987 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कि आज तक चल रहा है। तो ऑप्शन सी 1987 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न भी है और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में अकर इन विच ऑफ द एज ग्रुप। सामान्यतः ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इनमें से किस एज ग्रुप की बीमारी है? पहला चाइल्डहुड, दूसरा इन्फेंट, तीसरा ओल्ड एज, चौथा ऑल ऑफ द एज ग्रुप। बाल्यावस्था की बीमारी है, इन्फेंट शैशव अवस्था की बीमारी है, ओल्ड एज की बीमारी है,
वृद्धावस्था की बीमारी है या ऑल ऑफ द एज ग्रुप, सभी ग्रुपों में ये बीमारी पाई जाती है। तो देखिए नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ जो है वो इन सभी पोजीशन या सभी अवस्थाओं में पाई जाने वाली बीमारी है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे इन्फेंट्स हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे एडल्ट हो। तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हर वर्ग के अवस्था को प्रभावित करती है। तो इसमें चाइल्डहुड भी आएगा, इन्फेंट भी आएगा, ओल्ड एज भी आएगा, एडल्ट भी आएगा। तो नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ जो है ऑल ऑफ द एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती है। तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एज ग्रुप बिल्कुल सही हो जाता है। तो नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ डी ऑल ऑफ द एज ग्रुप इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और रिलेशन में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आप हमें कोई भी प्रश्न हो या उसका आंसर हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप भेजते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आई हो, तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।